बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा पहला लेक्चर है हमारी सेकंड सीरीज, जिसका जो कि सीरीज 1 है। टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और आज के लेक्चर में हम एक इंट्रोडक्शन अपना इस पूरे सीरीज का और प्रोसीजर एंड प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक क्विक कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, स्लाइड्स पे मूविंग ऑन। इस स्लाइड पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। पहला टॉपिक तो आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ और टॉपिक्स जो दिखाए गए हैं जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक्स हुए तो उस पर भी हम लेक्चर करेंगे, मगर ये इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इससे पहले कि हम कंपैरिजन करें, हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर क्या है। हमारी पिछली सीरीज के सेकंड लेक्चर जिसके अंदर आईओ प्रोग्राम के ऊपर हमने बात की थी, उसमें से हमने ये प्रोग्राम लिया है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि बेसिक सा काम कर रहा है कि यूज़र से इनपुट ले रहा है फर्स्ट नेम की एक जीयूआई इंटरफेस के ऊपर, यूज़र से दोबारा इनपुट ले रहा है लास्ट नेम की एक सीएलआई इंटरफेस के ऊपर, फिर सीएलआई इंटरफेस के ऊपर एक ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीटिंग टू द पर्सन विद द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। इसी तरह ये सीएलआई इंटरफेस के ऊपर और ये जीयूआई इंटरफेस के ऊपर। हम ये चाहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर यहां से बनाएं, अगरचे कि ये एक ट्रिवियल सा गैर अहम सा प्रोग्राम है, मगर इससे हम एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल समझ लेंगे कि हमने अगर प्रोग्राम बनाना है, एक इंडिपेंडेंट सब प्रोग्राम बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, तो वो कैसे बनाना है। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने ये ली है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो ग्रीटिंग मैसेज के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे एक प्रोसेसिंग हो रही है कि मैसेज और दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम एक स्ट्रिंग की फॉर्म में बना रहे हैं और फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ग्रीटिंग मैसेज फर्स्ट नेम लास्ट नेम को एक स्ट्रिंग की फॉर्म में बना रहे हैं और हम फिर उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट मेथड बनाएं। अच्छा, इंडिपेंडेंट प्रोसीजर बनाने की जरूरत क्या है? हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पिछले सीरीज में हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि रीयूज जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सबसे अहम चीज़ है। किसी भी काम को हम रीयूजेबल बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों और उसकी रीयूजेबिलिटी हाई हो कि हम उसको बार बार यूज़ करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर किसी प्रोग्राम की जितनी ज़्यादा रीयूजेबिलिटी होगी उसकी ही उतनी ही कॉस्ट भी कम होगी और उतना ही आसानी से मेंटेनेबल भी होगा, उसको समझना भी आसान होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसके मिलते हैं। तो हम यहाँ से कोशिश करके एक छोटा सा इंडिपेंडेंट प्रोसीजर बनाते हैं। अब पहला प्रोसीजर जो हमने बनाया है, यहाँ पे ये देखिए 3 इनपुट्स ले रहा है, ठीक है, और वापसी में आउटपुट के तौर पे कुछ भी वापस नहीं कर रहा। वॉइड आउटपुट तो है मगर एम्प्टी आउटपुट है। और इसके अंदर हम 3 इनपुट्स लेके क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग बना के एक जीयूआई इंटरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इस प्रोसीजर को हमने बनाया है कि हम चाहते हैं कि ये जो काम प्रोसेसिंग है हम इसके अंदर करेंगे और इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। मगर इस प्रोसीजर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जीयूआई बेस्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं आउटपुट। जो लोग सीएलआई बेस्ड आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं वो तो इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो यहां पे फिर आ गई प्रॉब्लम कि ये बन गया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ना रहा, ये डिपेंडेंट हो गया जीयूआई इंटरफेस के ऊपर। सेम रीजनिंग अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे तो ये जो प्रोग्राम है ये बन गया डिपेंडेंट ऑन द सीएलआई, क्योंकि ये सीएलआई के ऊपर डिस्प्ले करता है, इंडिपेंडेंट ना रहा। इंडिपेंडेंट तो तब होगा कि हमारा प्रोग्राम दोनों पर्पसेस के लिए, चाहे हम जीयूआई के लिए इस्तेमाल करना चाहें या सीएलआई के लिए इस्तेमाल करना चाहें, दोनों में इस्तेमाल हो। तो इसका आसान तरीका हमने लास्ट टाइम भी एक पिछली लेक्चर सीरीज में हमने पढ़ा था कि जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बनाए आप, उसका शेप ये होनी चाहिए कि इनपुट्स ले रहा हो और आउटपुट दे रहा हो, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम डिपेंडेंट काम ना हो। जैसे कि ये सिस्टम डिपेंडेंट हो गया, ये सिस्टम जो है इंटरफेस से रिलेटेड है, डिपेंडेंसी जीयूआई बेस्ड, और ये सीएलआई बेस्ड। तो ऐसा सिस्टम डिपेंडेंट ना हो, प्रोसेसिंग हो और आउटपुट जो हो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो ऑफ द इनपुट्स।
तो उसके लिए जो अच्छा प्रोग्राम है, जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, वो ये है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 3 इनपुट्स लिए हैं। हमने एक ग्रीटिंग मैसेज प्रिपेयर किया है और उसको रिटर्न कर दिया है एज ए स्ट्रिंग। अब ये हमारे यूजर पे है कि वो इसको इस्तेमाल करे, चाहे जीयूआई पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, चाहे सीएलआई पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब ये देख लें कि इसकी रीयूज जो होगी फॉर द जीयूआई पर्पस ओनली, इसका रीयूज जो होगा सीएलआई पर्पस के लिए ओनली, मगर इसका रीयूज फॉर बोथ पर्पस। तो अब ये समझ लें कि अगर ये 100% रीयूज है, यहाँ पे 50-50% रीयूज है। तो हमारा फायदा इसी में है कि हम इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बनाएं, इंडिपेंडेंट प्रोसीजर बनाएं जिसका रीयूज ज्यादा से ज्यादा हो। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे मूव करते हैं। एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच ये है कि जब भी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है कि आपने एक सिस्टम बना के देना है, आपको एक प्रॉब्लम लिख के दी गई है, तो उसमें से आप 2 चीजें ढूंढते हैं एज ए डेवलपर, या डाटा ढूंढते हैं या उसके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस प्रोसीजर्स को ढूंढते हैं। जो डाटा आप ढूंढते हैं वो ग्लोबल डाटा बन जाता है, और जो प्रोसीजर आप ढूंढते हैं वो सारे मेथड्स बन जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस प्रोसीजर्स बन जाते हैं। यहाँ बहुत सारे नेम्स चलते हैं। प्रोसीजर एक नेम है, फंक्शन दूसरा नेम है, मेथड तीसरा नेम है, सब प्रोग्राम चौथा नेम है, सब रूटीन, रूटीन एंड सब रूटीन। तो प्रोग्राम एंड सब प्रोग्राम, जो सबसे कॉमन वर्ड है वो है प्रोग्राम और सब प्रोग्राम। तो हम सब प्रोग्राम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये सारे के सारे सेम मीनिंग में आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सब प्रोग्राम का ही है। चाहे कहीं भी वो मेथड कहलाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसको मेथड कह देते हैं हम, प्रोसीजर ओरिएंटेड में हम उसको फंक्शन कह देते हैं, और कई जगहों पे हम उसको रूटीन कह देते हैं। ठीक है, तो असल में कॉन्सेप्ट जो है वो मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम्स का है, जो कि प्रोसीजर ही है सारे के सारे। ठीक है, तो यहां पे ये है कि हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से डाटा आइडेंटिफाई करेंगे, वो ग्लोबल डाटा बन जाएगा, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से जो प्रोसीजर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे वो लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स बन जाएंगे, और तमाम के तमाम प्रोसीजर जो हैं उनकी एक्सेस जो है वो ग्लोबल डाटा की सेम है। सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं फॉर रीड राइट पर्पस के लिए डाटा को, ग्लोबल डाटा को। किसी के पास ग्लोबल डाटा की ओनरशिप नहीं है, यानी कि कोई इसमें से रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ग्लोबल डाटा को प्रॉपर मेंटेन करे। हर मेथड जो है वो इक्वल एक्सेस रखता है। ऑब्वियसली एक ही प्रोग्रामर अगर ये सारे काम कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजों को टेक केयर करेगा, मगर अगर डिफरेंट प्रोग्रामर इस पर काम कर रहे हैं तो उनको फिर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेथड बी का जो प्रोग्रामर है वो इसके डाटा को मिस हैंडल कर ले। ठीक है, अच्छा हम आ जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। अगर हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो ये है, मगर अगर हम इसको प्रोसीजरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें तो ये इस तरह की हमें नजर आएगी, इसका प्रोग्राम इस तरह का लगेगा, क्योंकि जावा के अंदर हर प्रोग्राम वो क्लास होती है, क्लास के अंदर बहुत सारा डाटा ग्लोबल डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, और बहुत सारे मेथड्स जो हैं एक ही क्लास के अंदर वो इन मेन मेथड जो कि ये है और दूसरे सब प्रोग्राम या दूसरे मेथड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो होगा ये कि मेन दूसरे प्रोग्राम्स को कॉल कर सकता है, दूसरे प्रोग्राम भी दूसरे प्रोग्राम्स को कॉल कर सकते हैं, मगर कोई भी मेन को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि मेन का एक खास पर्पस है कि जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी मेन स्टार्ट होगी, और मेन दूसरे फंक्शंस को दूसरे मेथड्स को कॉल कर सकता है, और दूसरे मेथड्स भी आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी प्रोसीजर अप्रोच, उसका कॉन्सेप्ट डिजाइन के अंदर और उसका इंप्लीमेंटेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ। इस डायग्राम को अगर हम देखें, अगर इस डायग्राम को, ये डायग्राम जो है इस सोर्स से ली गई है, इस डायग्राम को अगर हम देखें, ये है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे प्रोग्राम से अगर पीछे से कंपेयर किया जाए तो देखें मेन बहुत सारे मेथड्स को कॉल कर सकता है, बहुत सारे मेथड और बहुत सारे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, मगर कोई भी मेथड मेन को कॉल नहीं कर सकता। और मेन समेत सारे मेथड्स का, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की, एक्सेस है, इक्वल एक्सेस है टू द डाटा, कोई डाटा को एक्सेस कर सकते हैं रीड और राइट पर्पस के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि हम चले पहले उससे पहले एक चीज ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। जैसे प्रोसीजर के अंदर हमने देखा कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी तो उसमें से डाटा और प्रोसीजर आइडेंटिफाई करेगा, मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। फर्ज करें कि आपको ये डायग्राम दी गई है, ये डायग्राम जो हमने इस सोर्स ली है, इस डायग्राम को अगर आपको कहा जाए कि व्हाट डू यू सी इन दिस डायग्राम, आप इसके अंदर क्या देखते हैं, तो आप मुझे कहेंगे मैं मुख्तलिफ शेप्स देखता हूँ इसके अंदर। मुख्तलिफ शेप्स कौन कौन से? कुछ टेक्स्ट शेप्स हैं, यानी कि वो टेक्स्ट है, सिंपल वो शेप्स हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ लाइंस हैं, कुछ इनक्लोजिंग शेप्स हैं,
कुछ बॉक्सेस हैं, लाइंस विद डबल एरोज हैं, तो ये आप डिफरेंट शेप्स देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक हिल स्टेशन की एक लैंडस्केप की डायग्राम दिखाई गई है, उसके अंदर माउंटेन्स हैं, कॉटेजेस हैं, गाड़ियां हैं, लोग चल फिर रहे हैं, बाजार हैं, शॉप्स हैं। तो ये एक नेचुरल वे ऑफ लुकिंग एट एन पिक्चर कि अगर आपको इमेज दिया गया उससे एक नेचुरल वे ये है कि हम उसमें से ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट ह्यूमन नजर आ रहे हैं, हमें गाड़ियां नजर आ रही हैं, साइकिल नजर आ रहे हैं, पहाड़ नजर आ रहे हैं, मकान नजर आ रहा है, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हमें गाड़ी नजर आ रही है तो ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में एक पिक्चर ड्रॉ हो जाती है, हमें पता लग जाता है इस गाड़ी का कोई कलर है, इसका कोई मेक है, इसका कोई मॉडल है, ये चलती है, एक्सेलरेट होती है, डी एक्सेलरेट होती है, तो ये सारी चीजें हमारे ज़हन में आ जाती हैं। तो एक्चुअली अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी जाएगी कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो आप सबसे पहले उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढेंगे। पहले जब ऑब्जेक्ट्स ढूंढ लेंगे तो फिर नेक्स्ट काम असल में यूं समझे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही अगली एडवांस फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और दोनों की दोनों जो हमने ऐसे लास्ट सीरीज में डिस्कस किया था, ये स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड के अगेंस्ट स्ट्रक्चर्ड, और स्ट्रक्चर के अंदर छोटा लेवल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उससे बड़ा लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बड़ा लेवल इसलिए कि हमने ऑब्जेक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ लैंडस्केप की हिल स्टेशन की डायग्राम पिक्चर की बात की, तो आपने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आपने उसी लाइन के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर आपकी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच थी कि आप डाटा और प्रोसीजर को ढूंढते थे, अब आप डाटा और प्रोसीजर को ढूंढेंगे मगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका डाटा जो होगा वो ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड होगा, कि अगर पर्टिकुलर गाड़ी की बात कर रहे हैं तो गाड़ी से रिलेटेड डाटा जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर रिक्वायर्ड है, और गाड़ी से रिलेटेड फंक्शन जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अंदर रिक्वायर्ड है, वो हम इस इनक्लोजिंग शेप के अंदर डाल देंगे और उसका नाम हम गाड़ी कर देंगे। इसी तरह एक हाउस का, इसी तरह एक ह्यूमन का, इसी तरह एक माउंटेन का, एक शॉप का। तो इन अ वे अगर देखा जाए, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो क्या हुआ, एडवांस फॉर्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो ये कहती है कि आपका जो ग्लोबल डाटा है वो बहुत सारे हिस्सों में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे मेथड जो हैं वो सेट बन जाएंगे मेथड्स के, और वो सारे के सारे सेट ऑफ मेथड्स, डिफरेंट सबसेट ऑफ मेथड्स, और सम पार्ट्स ऑफ डाटा जो है वो इंक्लोज हो जाएगा डिफरेंट शेप्स के अंदर। एक शेप को हम कह देंगे गाड़ी की शेप, एक शेप को हम कह देंगे मकान की शेप, और वो जो दूसरी चीजें थी वो सब इसके अंदर इंक्लोज हो जाएगी, और ये आपस में एक दूसरे के साथ मेथड लेवल के ऊपर बात करेंगे। अब जो फंक्शंस हैं, देखिए प्रोसीजर्स, फंक्शंस जो होते हैं, जो प्रोसीजर्स आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं उनको मेथड कहते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि मेथड, प्रोसीजर, फंक्शन, रूटीन, सब प्रोग्राम, ये सारे के सारी सेम चीजें हैं। द कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, कहीं वो फंक्शन कहलाता है, कहीं प्रोसीजर कहलाता है, कहीं मेथड कहलाता है। अगर ये चीज देखी जाए, हमने पिछली डायग्राम से देखा कि डाटा डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फंक्शंस डिवाइड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो ये पार्ट जो है डाटा का, ये डिवाइड हो जाएगा। कुछ मेथड्स इसी क्लास में रहेंगे, कुछ डाटा और कुछ मेथड उठ के किसी दूसरी क्लास में चले जाएंगे, और फिर ये हम इस तरह डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, मेन टॉपिक्स का, और थोड़ा सा कंपैरिजन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का देखा। अगले लेक्चर में हम फिर अगले टॉपिक पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट में और उसकी फर्दर डिटेल्स में जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करवाया चैनल को, वो काइंडली अपने आप को सब्सक्राइब करा लें, ताकि आपको टाइमली हमारे लेक्चर्स और जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी, इंटरेक्शन होंगे, वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे टाइमली। दूसरा, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपनी मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स के अंदर सजेशन दें कि हम इस अपनी क्लास को कैसे आपके लिए फ्रूटफुल बनाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि अभी तक जो हम चल रहे हैं, अभी तक मेरे पास फीडबैक का सिलसिला नहीं शुरू हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ फीडबैक आए, जहां में आप बताएं कि स्लाइड्स कैसे बन रही हैं, डिलीवर कैसे हो रहा है लेक्चर, स्पीड कैसी जा रही है, प्रोग्रामिंग कैसी जा रही है। तो ये तमाम चीजें आप मुझे फीडबैक दें, प्लस आपके क्वेश्चंस मुझे दें, ताकि एक मेरे पास एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किसी चीज लर्न कर रहे हैं और कहाँ से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। आज के लिए इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।